नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एचपी टैट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एचपी टैट के लिए ये सीरीज़ हमने अलग से चलाई है। आपका कुछ ज़्यादा एक्टिव रिस्पॉन्स इस सीरीज़ में नहीं मिलता, तो थोड़ा लेट वीडियोज़ जो हैं वो इसमें आती हैं, परंतु फिर भी इस सीरीज़ के जितने पार्ट अभी तक हुए हैं हर एक पार्ट को हमने डिटेल से डिस्कस किया है और डेफिनेटली हर एक पार्ट आपका टैट के एग्ज़ाम के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर इन सीरीज़ को आप फॉलो करते हैं तो टैट के एग्ज़ाम में 10, 20, 30 नंबर लेने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वो जो गैप रह जाता है ना 1-2 नंबरों का पेपर में कि किसी के 88 आए, 89 आए, 87 आए, तो वो गैप पूरा करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 172 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर आप टैट की हिस्ट्री देखेंगे ना तो गौतम बुद्ध के बारे में टैट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे वो आप बात कर लें टैट को जो आर्ट्स का एग्जाम स्पेसिफिक रूप से होता है वहाँ पर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। टैट नॉन मेडिकल में भी बुद्ध के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेडिकल में पूछे गए हैं। तो ये मुद्रा थी धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 172 का। धर्मचक्र मुद्रा जो थी इसमें जो था वो बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। इनकी मृत्यु जो था वो मल्लों की जो राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी वहाँ पर होती थी। अगर बुद्ध की हम बात करें तो बुद्ध बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संगीतियाँ भी हुई। 4 बौद्ध संगीतियाँ जो था वो हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो था वो सप्तपर्णी गुफा जिसको राजगृह भी कहते हैं वहाँ पर हुई थी। किसके कार्यकाल के शासनकाल के दौरान हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और कलाशोक के शासनकाल के दौरान हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो था वो पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल के दौरान हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति जो था वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और ये कनिष्क के कार्यकाल के दौरान हुई थी। 173 क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हेन डिड फर्स्ट हून्स इन्वेंशन टेक प्लेस। तो बोलते हैं प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हूण आक्रमण जो हुआ था वो 458 एडी में हुआ था, 458 एडी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ से बनता है कि हूणों ने जो आक्रमण किया था वो किसके कार्यकाल या फिर शासनकाल के दौरान किया था? तो हूणों ने अटैक किया था स्कंदगुप्त के कार्यकाल के दौरान। तो स्कंदगुप्त के कार्यकाल के दौरान किया था। स्कंदगुप्त गुप्त काल का एक शासक हुआ करता था। गुप्त काल के शासकों की अगर हम बात करें तो गुप्त काल के शासकों में हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो है वो श्री गुप्त के द्वारा माना जाता है कि पहला गुप्ता रूलर था ये। और उसके बाद अंतिम जो गुप्ता रूलर रहा वो विष्णुगुप्त तृतीय जो था वो रहा था। तो गुप्त रूलर के बारे में ये ध्यान रखना। 174 में बोलते हैं, द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वॉज। तो बोलते हैं अकबर के शासनकाल के दौरान जो राजस्व व्यवस्था थी उसका जो प्रवर्तक था वो कौन था? राजस्व व्यवस्था का जो इन्वेटर था वो कौन था? अगर राजस्व सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो 174 का ऑप्शन सी राजा टोडरमल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राजा टोडरमल था। वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अकबर के कार्यकाल के दौरान, देखो अकबर के कार्यकाल के दौरान हमने पढ़ा है कि नवरत्न भी हुआ करते थे। इन नवरत्नों में जो था वो कौन कौन जो था वो आते थे। क्वेश्चन पूछने वाला सीधे रूप से ये क्वेश्चन जो है वो पूछेगा कि नवरत्नों में जो था वो कौन कौन आते थे। तो नवरत्नों में आपने ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ पर जो दिया गया है टोडरमल यहाँ पर आता था। टोडरमल के अलावा जो है वो अबुल फजल आता था, बिरबल आता था, अब्दुल रहीम खान आता था, राजा मानसिंह आता था, हकीम हुमाम आता था, तानसेन आता था, फेजी आता था, मुल्ला दो प्याजा आता था। तो ये नवरत्न 9 रत्न जो था वो आते थे। और रेवेन्यू सेटलमेंट को लेकर जो व्यवस्था प्रवर्तक था वो था टोडरमल का नाम भी ध्यान रखना है। 175 क्वेश्चन में बोलते हैं, हु डिजाइंड द ताजमहल। तो ताजमहल को किसने डिज़ाइन जो था वो किया था? देखो ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था और किसने बनवाया था, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। डिज़ाइन किया गया था उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। और वैसे ही ताजमहल को बनवाया किसके द्वारा गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल बनवाया किसके लिए गया था? तो ये मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ये शाहजहां की पत्नी हुआ करती थी। है कहाँ पर स्थित? आगरा उत्तर प्रदेश में जो है ये स्थित है। क्या ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल है? बिल्कुल, ताजमहल जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था? 1983 की बात है जब इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज गांधी जी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द
पेमेंट बाय द वाइट पीपल। तो बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी जी पर वार किया गया था और उन्हें पटरी पर उतार दिया गया था। देखो गांधी जी के ऊपर अटैक हुआ जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। ये जो अटैक गांधी जी के ऊपर होता है ये होता है डरबन में। डरबन ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डरबन में गांधी जी के ऊपर अटैक होता है और उन्हें रेल की पटरी पर जो है वो उतार दिया जाता है। गांधी जी को इसलिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी को बहुत माना जाता है। अभी हमने गांधी जयंती भी जो है वो मनाई है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को जो था 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो था साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इसीलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी जो है वो मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस फॉर फ्रेमिंग द एजुकेशन मिन्यूट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा विवरण तैयार करने के लिए प्रसिद्ध था? तो अगर हम बात करें कि जो शिक्षा विवरण तैयार करने के लिए इनमें से प्रसिद्ध है वो कौन है? वो है लॉर्ड मैकॉले। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर आप एजुकेशन पॉलिसीज़ में बात करते हैं तो मैकॉले मिन्यूट इस तरह से एक आप एजुकेशन पॉलिसी भी जो है वो पढ़ेंगे। एजुकेशन पॉलिसीज़ में ही हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कब कब वो आई, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो इस मैकॉले मिन्यूट जो ये पॉलिसी थी ये कब आई थी? लॉर्ड मैकॉले मिन्यूट पॉलिसी जो था वो 1835 की ये पॉलिसी है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद वुड्स डिस्पैच कमीशन आया था। वुड्स डिस्पैच कमीशन 1854 में जो था वो आया था। एक हंटर एजुकेशन कमीशन भी आया था, वो 1882-83 में जो था वो आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया था, वो 1904 में जो था वो आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बहुत ही ज़रूरी है, वो ध्यान रखना है। एक सर्जेंट एजुकेशन प्लान भी आया था। ये सर्जेंट एजुकेशन प्लान 1944 में जो था वो आया था। हाँ, उससे पहले एक हार्डिंग कमेटी बनाई गई थी एजुकेशन को लेकर। ये जो हार्डिंग कमेटी बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1929 में। ठीक है जी, तो ये सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। तो बोलते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? अगर हम गांधी इरविन समझौते की बात करते हैं तो ये 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। चलो सही बात है। 1931 में ही हम क्या क्या और चीज़ें पढ़ते हैं। 1931 के आसपास ही हमें देखने को मिलता है कि पहले तो गांधी इरविन समझौता जो है वो होता है, यानी कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो है वो 1931 में ये समझौता होता है। इसमें बहुत सारी बातें तय की जाती हैं कि जो लोग जेल में कैद हैं उनको जो है वो वहाँ से रिहा किया जाए, वैसी बातें की जाती हैं। उससे पहले हमें देखने को मिलता है प्रथम गोलमेज समिट भी हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं वो कब हुई थी? वो 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हो गई थी और जनवरी 1931 तक वो चली थी। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता के बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड जो गोलमेज समिट थी जिसको गोलमेज समिट बोलते हैं वो हुई। वो सितंबर 1931 में स्टार्ट होती है, दिसंबर 1931 तक वो चलती है। और इसे सेकंड जो ये समिट हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें जो था गांधी जी ने भी पार्ट जो था वो लिया था। उसके बाद तीसरी नंबर की जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है, वो 1932 में जो था वो हुई थी, तो वो 1932 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ मेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट। तो बोलते हैं कि कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, DPSP जिनको बोलते हैं, उनको फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया गया। तो वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम देखो अपना जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, देखो पढ़ना तो खुद को ही पड़ता है ना हमेशा, ऐसा तो है नहीं कि कोई आएगा याद करवा के चला जाएगा और पेपर में वही क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, नहीं वैसा नहीं होता, पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट भी हैं हमारे पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हैं हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटी भी हैं। तो हम पढ़ते हैं कि पार्ट नंबर 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। पार्ट नंबर 4 जो आता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जो है वो डील करता है। पार्ट 4 के बाद जो पार्ट है वो है पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ जो है वो डील करता है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की स्पेसिफिक रूप से बात करें तो ये भी अलग अलग जो है वो आती हैं, अलग अलग आर्टिकल इसमें आते हैं, परंतु मुख्य रूप से इसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल आते हैं और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब डिटेल में मैं तो यहाँ पर नहीं हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में
कौन कौन से जो हैं वो ड्यूटी, कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो आते हैं, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो रहने देते हैं, परंतु जितना मैंने पार्ट आपको बताए और गांधीयन सोशलिस्टिक और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल बताए उतना सब जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो बोलते हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखो, मान लो कहीं पर भी इंडिया की बात है कि कभी भी ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो खाली हो जाता है किसी कारणवश, तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। अब वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम तक जो है वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट लगभग 6 महीनों तक जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और नया प्रेसिडेंट जो है वो चुनना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट को चुनता कौन है? अगर हम प्रेसिडेंट को चुनने की बात करें तो जैसे कि लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए, विधानसभा के सदस्य हो गए, ये जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये जो है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो प्रेसिडेंट ऐसे चुन कर जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इसमें वोटिंग करते हैं। विधानसभा तक आकर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात नहीं पहुँचती, वो भी पता होना चाहिए। अगला 181 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द गैप पीरियड बिटवीन फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड द सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पारित हो जाता है तो मतलब सरकार गिर जाती है। तो लोकसभा में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। बोलते हैं जो गैप होता है पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन और दूसरे नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो कितना होता है, लगभग 6 महीनों का गैप ये होना ही चाहिए। 6 मंथ का गैप आपने ध्यान रखना है, ये गैप होना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में। तो पता चल गया नो कॉन्फिडेंस मोशन किस तरह से आता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन बाई चांस मान लो पारित हो गया, अब ऐसे होता नहीं है क्योंकि बहुमत तो सरकार के पास होता है, पर फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो सरकार को समझ लो कि गिरी हुई सरकार है, सरकार गिर जाती है वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा ऑफ पंजाब इस, तो पंजाब से कितनी लोकसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं। अभी भी देखो इलेक्शंस होंगे कुछ एक स्टेट्स में विधानसभा के, परंतु यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से लोकसभा की बात की गई है। लोकसभा में पंजाब से जो है वो कितनी सीट्स जो हैं वो आती हैं, अगर तो पंजाब से जो है वो लोकसभा की 13 सीट्स जो हैं वो आती हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पंजाब से लोकसभा की 13 सीट्स आती हैं। और पंजाब से अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं कि राज्यसभा की कितनी सीट्स आती हैं, तो राज्यसभा की यहाँ से 7 सीटें जो हैं वो आती हैं। कितनी? 7 सीटें आती हैं। पंजाब हिमाचल का पड़ोसी है, तो हिमाचल से लोकसभा की 4 सीटें आती हैं, राज्यसभा की 3 सीटें आती हैं। हिमाचल हरियाणा के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, हरियाणा से लोकसभा की 10 सीटें आती हैं, राज्यसभा की 5 सीटें जो है वो आती हैं। हिमाचल उत्तराखंड के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, तो उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें आती हैं, राज्यसभा की 3 सीटें जो हैं वो आती हैं। तो इन स्टेट्स को आपने ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ से 80 जो है वो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स हैं और राज्यसभा की वहाँ से 31 जो हैं वो सीटें राज्यसभा की वहाँ से हैं, वो भी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 183 क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी खाली है, तो जो चीफ जस्टिस हैं वो जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो कौन है ये हैं जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ये नाम ध्यान रखना है। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है ये प्रेसिडेंट बने थे, चीफ जस्टिस वैसे हुआ करते थे। तो ये भी पता होना चाहिए कि किस किस तरह से पूरी प्रोसेस ये होती है। पूरी प्रोसेस पता चल गई ना। पहले तो होता है कि प्रेसिडेंट अगर ऑफिस में नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट कारणवश जो है वो हटा दिया गया प्रेसिडेंट को या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। 6 महीने के अंदर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रह सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इन केस मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट भी अगर अवेलेबल नहीं है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनको जो है वो बना दिया जाता है वहाँ पर प्रेसिडेंट। और ये थे एम हिदायतुल्लाह जो कि जो है वो इस ऑफिस में जो है वो रह चुके हैं। वैसे आमतौर पर हम प्रेसिडेंट का टेन्योर देखेंगे तो 5 सालों का टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंट का होता है और ऑफिस उनका वैकेंट हो सकता है अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं। अगर वो
रिज़ाइन करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे वो आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ डार्क प्लेनेट। तो जो वामन ग्रह है वो किसको कहते हैं, डार्क प्लेनेट किसको कहा जाता है इनमें से। डार्क प्लेनेट की बात करें तो वो आइरस को कहा जाता है। आइरस ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आइरस को डार्क प्लेनेट कहा जाता है। प्लेनेट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो सबसे गर्म ग्रह जो है वो वीनस आता है। इवनिंग स्टार भी वीनस को बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी जो है वो वीनस को बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं तो वो मार्स को कहते हैं। ब्लू प्लेनेट वैसे ही अर्थ को जो है वो बोला जाता है। और उसी तरह जो है वो जैसे कि रेड प्लेनेट मार्स को बोलेंगे, ब्लू प्लेनेट जो है वो अर्थ को बोलेंगे। ग्रीन प्लेनेट भी होता है, ग्रीन प्लेनेट जो है वो यूरेनस को जो है वो कहा जाता है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून जो है वो कोल्डेस्ट प्लेनेट जो है वो आ जाता है। सबसे गर्म ग्रह तो आपको वीनस पता चल गया, कोल्डेस्ट आपने नेपच्यून ध्यान रखना है। तो ये 2-4 क्वेश्चंस हो गए प्लेनेट्स के बारे में। अगला क्वेश्चन तो स्क्रैप्ड है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। 186 में बोलते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाउड ब्रस्ट। तो क्लाउड ब्रस्ट यानी कि बादल फटने की जो घटना होती है उससे क्या मतलब है यहाँ पर। क्लाउड ब्रस्ट जो है वो ऑप्शन बी, वेरी हैवी रेन विद हैवी स्टॉर्म। बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो एक जगह पर होगी और तूफान भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको जो है वो क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। 87 में बोलते हैं टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट बैंक एंड डॉगर बैंक आर रिलेटेड। तो ग्रांट बैंक और डॉगर बैंक जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये ग्रांट बैंक और डॉगर बैंक जो है वो किससे है, ये मेन फिश कैचिंग जोन से जो है वो संबंधित है। ये जो है वो जियोग्राफी के टर्म्स हैं, तो इतना ही ध्यान रखें। आगे बोलते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो पूछी गई है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, ऑप्शन बी सही आंसर है। वैसे ही मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की कौन सी है, तो वर्ल्ड की भी लॉन्गेस्ट रिवर पता होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट रिवर का ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की जो है वो कौन सी, तो नाइल नदी जो है ना वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइल नदी आपने ध्यान रखना है, ये लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी। इंडिया की गंगा, वर्ल्ड की नाइल है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 189 में इन विच ऑफ द स्टेट लैंड विद मैक्सिमम एरिया इज अनयूजेबल। तो बोलते हैं किस राज्य में अधिकतम अप्रयोज्य भूमि है, मतलब लैंड वहाँ की मैक्सिमम है जो यूज़ में नहीं होती, तो वो कौन सा स्टेट आता है, वो राजस्थान स्टेट आ जाता है। मैक्सिमम जो है वो वहाँ पर रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में स्पेसिफिक रूप से ऐसी कोई फसल होती नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में आता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो वैसे ही हमें देखने को मिलता है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आता है, ये उत्तराखंड में आता है, और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आता है जो कि अंडमान निकोबार ग्रेटर निकोबार में जो आता है। एक सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व आता है, सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में आता है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आता है, ये तमिलनाडु केरला और कर्नाटक में जो है वो आता है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व आता है जो कि अकेला तमिलनाडु में ही जो है वो आता है, तो इन बायोस्फीयर रिजर्व को भी ध्यान रखना। 191 में बोलते हैं इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द लोन रेज्ड इज कॉल्ड। तो बोलते हैं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए लोन पर भुगतान किया गया ब्याज कहलाता है। तो इंटरेस्ट जो कि पेड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है वो बोलते हैं डेप्ट सर्विसिंग, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ऋण व्यवस्था उसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू अ फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि विदेशी संदर्भ मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा का मान घटना कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है वो बोला जाता है डिवैल्यूएशन के अवमूल्यन उसको बोला जाता है डिवैल्यूएशन। अब बोलते हैं कई बार कि करेंसी को डिवैल्यूएट कर दो, तो डिवैल्यूएट करने का मतलब क्या होता है कि लोअर उस करेंसी की वैल्यू को कर देना कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, कहाँ पर संचित होता है, तो ग्लाइकोजन जो है वो ऑप्शन डी लीवर में संचित होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 194 में बोलते हैं टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग्स। तो बोलते हैं कि जो ब्लड होता है ना, अलग अलग ह्यूमन का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, तो कुछ ऐसा ब्लड भी होता है जो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, जो सारे ब्लड्स को रिसीव कर लेता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है ए बी, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। यूनिवर्सल डोनर भी होता है, वैसे ही वो डोनर ओ होता है, डोनर ओ होता है, रेसिपिएंट जो है वो ए बी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द पार्ट ऑफ आई हैविंग हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो बोलते हैं कि आंख का जो उच्चतम
अपवर्तनांक वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है वो बोलते हैं लेंस। ऑप्शन सी जो है वो 195 का सही आंसर हो जाएगा, लेंस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। तो जब पानी में डिटर्जेंट जो है वो मिलाया जाता है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, पानी पर डिटर्जेंट मिलाने पर सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। 196 का ऑप्शन भी डिक्रीज जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है जी, डिक्रीज आपने ध्यान रखना है। 197 देखिए, बोलते हैं इन दी ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज्ड। तो स्किन की अगर कोई डिजीज़ होती है उसके लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है। वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है फॉस्फोरस। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये स्टार क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ, विटामिन आपने पढ़े हुए हैं, विटामिन ए की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है, और विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो क्या है, इसका केमिकल नाम और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही जब आप जाएंगे तो टेलीग्राम पर पिन किया हुआ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 198 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं इस क्वेश्चन में व्हाट इज नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क। तो बोलते हैं कि पीएच ऑफ मिल्क का नेचर जो है वो क्या होता है। अगर हम पीएच ऑफ मिल्क के नेचर की बात करते हैं तो इसका नेचर जो है वो स्लाइटली एसिडिक जो है वो होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पीएच वैल्यू के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो पीएच स्केल बना होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जो है वो चलता है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि न्यूट्रल जो है वो क्या पीएच होता है, तो न्यूट्रल पीएच होता है 7 न्यूट्रल होता है। और 7 से ज़्यादा अगर कोई है, जैसे मान लो कोई 8 है, कोई 9 है, कोई 10 है, कोई 11, 12, 13, 14 है, तो वो कौन होगा, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो वो 7 से बड़ा है तो वो बेसिक होगा, अगर पीएच स्केल पर 7 से कम है किसी की वैल्यू, तो बिलो 7 है अगर, तो वो क्या होगा, वो जो है वो एसिडिक होगा। ठीक है जी, 7 से नीचे जो होगा वो एसिडिक जो है वो होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई ऊपर है 7 से तो वो है बेसिक, और 7 से नीचे है वो है एसिडिक और बेसिक का भी पता चल गया। अब ह्यूमन ब्लड के पीएच की बात करें तो वो स्लाइटली बेसिक जो है वो होता है। ह्यूमन ब्लड जो है वो स्लाइटली हल्का सा बेसिक जो है वो होता है, और जो मिल्क होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का पीएच 7 जो है वो होता है, तो प्योर वाटर का पीएच भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किए, तो डेफिनेटली यहाँ से टैट में हेल्प आपको मिलेगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।